हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन की। हाइट एंड डिस्टेंस का आज हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक करने वाले हैं। बेसिक के साथ साथ मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स आपने देखे नहीं होंगे या फिर आप उनके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। बहुत ही क्लियरली मैं उन बातों को एक्सप्लेन करूंगा। आप हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में आज बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक की। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, देख लेते हैं हम आज की क्लास में। ये हमारे सामने मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइट एंड डिस्टेंस के सारे चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। हाइट का मतलब इस ट्राइंगल की हम इस हाइट के बारे में बात करेंगे, और डिस्टेंस का मतलब इस ट्राइंगल के बेस के बारे में बात करेंगे। यही दो चीजें हमें यहाँ पर बात करनी है। अब इस ट्राइंगल में सारी ही चीजें आ जाएंगी हमारी, जिसमें कि हमारी बिल्डिंग आ जाएगी, डिस्टेंस है ना, मीनार आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में दो चीजें बताता हूँ। पहला है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले आप इसको समझेंगे, और दूसरा आपको समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों ही चीजें हमें समझनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में अवनवन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण और अवनवन कोण। तो पहले कोण को समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। ये कोई एंगल एल्फा है। एंगल एल्फा के सामने, एल्फा मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने जो भी आपकी भुजा है वो हाइट होगी हमारी, हमेशा हाइट, या फिर इसको आप बोलेंगे ऊंचाई होगी। ये वाला जो हमारा है आधार, जो है आधार को आप दूरी बोल सकते हैं, दूरी। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे, वैसे तो ट्रायंगल का बेस है, लेकिन हमारे इस टॉपिक के अनुसार ये होगी हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस या फिर दूरी, और ये होगी ऊंचाई या फिर हाइट। इस बात को आप याद रखेंगे। हमारे इस टॉपिक के केस में हम आधार को क्या बोल रहे हैं, दूरी या फिर डिस्टेंस बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपके सामने कहा ये कोई एंगल थीटा है, ये थीटा के सामने वाली भुजा ऊंचाई है, और नीचे वाली जो है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे या फिर दूरी बोलेंगे। अब आइए समझते हैं इस बात को। पहले हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण का मतलब होता है कि अगर ये एच कोई बिल्डिंग है और देखने वाला नीचे खड़ा है, जब कोई इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण, जब कोई इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इसकी आंख है, ऊपर देख रहा है, तो यहाँ जो नीचे बनने वाला कोण है, ये आधार के साथ जो ऊपर देखने वाली भुजा से जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये कोण क्या क्या हो सकता है ऊंचाई और दूरी नाम के चैप्टर में। क्या ये कोण 0 डिग्री हो सकता है? हमारे पास कोण कौन कौन से हैं, एक होता है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास कोण होते हैं। तो क्या ये कोण 0 डिग्री हो सकता है? आप कहेंगे सर 0 डिग्री कोण का मतलब है, अगर ये कोई लाइन है 0 डिग्री कोण इसी लाइन पर बनेगा, इसका मतलब कभी भी उन्नयन कोण 0 डिग्री नहीं हो सकता। कभी भी ये जो इंसान है वो एकदम ऊपर नहीं देख पाएगा। अगर ऊपर देखेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इसके लक्ष्य को ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि लक्ष्य ऊपर नहीं, लक्ष्य इधर कहीं तिरछे में है। इसका मतलब उन्नयन कोण का मान कभी भी 90 डिग्री होता नहीं है। हमें उन्नयन कोण जो पढ़ना है, हमें इस टॉपिक में वो तीन ही कोण पढ़ने हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30, 45 एंड 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। अब अवनवन कोण के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो बात अगर आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप कभी भी उन्नयन और अवनवन में गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको कभी भी अवनवन कोण मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो। आइए समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हमारा है वो कौन सा है, अवनवन कोण। तो अवनवन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनवन, अवनवन कोण। देखिए
बड़े ही ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने फिर से वो ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, इसमें इस कोण को आपने बोला था उन्नयन कोण, जिसको कि हमने अल्फा नाम दिया था या थीटा नाम दिया था। अगर यही पर्सन यहाँ की जगह ऊपर मान लीजिए किसी बिल्डिंग से नीचे देखने लगे तो ये बेस लाइन हो जाएगी उस केस में हमारे लिए, ये बेस लाइन हो जाएगी। और अगर वो नीचे देख रहा है, मतलब यहीं पर, ये इसी वाली लाइन पर नीचे देख रहा है, तो कोण जो होगा वो कोण क्या करेगा, कोण इस प्रकार से बनने लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोण जो है वो यहाँ पर बनने लगेगा, ये बीटा। मतलब कि कोई इंसान जब ऊपर से नीचे देखता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है या फिर अवनमन कोण बनता है। इतनी बात को आप समझ गए होंगे, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन। अब एक बात आपको समझा रहा हूँ, उस बात से अवनमन और उन्नयन कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आइए जरा समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये कोई लाइन है और एक लाइन ये है। अब बड़े ध्यान से आपको इस बात को समझना है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए, ये समझिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंसान नीचे यहां पर खड़ा हुआ है और यहां से जब ऊपर देख रहा है, यहां से ऊपर देख रहा है तो एंगल अल्फा बनाएगा। एंगल अल्फा नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इसलिए ये जो कोण है वो एक उन्नयन कोण है। ये जो कोण है उसको क्या बोलेंगे आप, उन्नयन कोण बोलेंगे। और अब दूसरी कंडीशन में कोई आदमी बी है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये आदमी ए था जो ऊपर देख, बी ऊपर से नीचे देखेगा तो ऊपर से नीचे देखने पर आप कहेंगे सर बेस लाइन ये हो जाएगी और बनने वाला कोण जो है वो यहाँ पर होगा बीटा, जो कि एक अवनमन कोण होगा। ये हुआ आपका अवनमन कोण। तो एक ही चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, जिस प्रकार इस फिगर में भी ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन थी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब पैरेलल लाइन दो समांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो हमें पता है कि बनने वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पर जो अल्फा उन्नयन कोण है वो बीटा अवनमन कोण के बराबर है। तो यहां से हमें पता चला कि अल्फा और बीटा सभी कंडीशन में क्या होते हैं, समान होते हैं। इससे यहां पर हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि जब भी क्वेश्चन में कभी भी उन्नयन कोण दे दे या कभी भी अवनमन कोण दे दे, हमें उससे कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों ही हमारे लिए बराबर है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, तब भी आपको उसको उन्नयन कोण मान कर ही फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूले में हाइट एंड डिस्टेंस में हमें एक ही चीज पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। या फिर आप कहें तो लंब क्या होगा, लंब हमारा होती है हाइट और आधार जो होता है वो बेस होता है या फिर डिस्टेंस होती है। तो हमें यही पढ़ना है। अब एक बात बताइए, अगर आपको उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री दिया होता एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप टेन 30 डिग्री लिखते। और कल से अगर आपको दे दे कि अवनमन कोण का मान 30 डिग्री है, तब भी आप टेन 30 डिग्री मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस केस में भी क्या होगा कि जब बीटा आपको अवनमन कोण दिया होगा तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री यहाँ ना लिखने की बजाय 30 डिग्री को आप यहीं पर लिखेंगे, नीचे उन्नयन की जगह पर ही लिखेंगे। इससे क्या होगा, ना तो आपकी हाइट चेंज होगी, हाइट भी वही रहेगी, मतलब कि ऊंचाई भी वही रहेगी, और आधार भी इस केस में क्या रहेगा, वही रहेगा। तो जब भी अवनमन कोण दे दे तब भी आपको उसको एज अ उन्नयन कोण लेकर ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। इसका मतलब अवनमन कोण से कभी भी कंफ्यूज होना नहीं है। अब आइए आगे की बात करते हैं और अब आपको आगे लेकर चलता हूँ और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए, पेज में ऐड कर लेता हूँ। आइए अब समझते हैं आप उन्नयन अवनयन। अब जो एक्चुअल बात है, जो हमें इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस नाम के टॉपिक में जो एंगल पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। एक हमें पढ़ना है एंगल 30 डिग्री, दूसरा पढ़ना है 45 डिग्री, और थर्ड एंगल जो पढ़ना है वो 60। इन तीन एंगल्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर खत्म हो जाता है। 30 डिग्री में हमें क्या करना है, हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री।
पहले हम ले लेते हैं 3 ट्राइंगल, मैं आपके सामने बना लेता हूं। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ये एक ट्राइंगल है, और थर्ड वन इज दैट। ये यहां पर आप समझिए, देखिए 30 डिग्री एंगल का मतलब है बेस से दूरी कुछ ज़्यादा ही होगी। 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये होगा। 45 का मतलब है ये हाइट और बेस बराबर ही होंगे, ये 45 डिग्री है। और 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पर बेस छोटा और हाइट बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है एंगल जितना जितना बढ़ता जाता है उतना 90 डिग्री के पास आता जाता है। और जैसे जितना जितना पास आएगा, आप देखिए यहाँ पर जब एंगल आ जाएगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एंगल जितना छोटा है उतना ही 90 डिग्री से उतनी ही ज़्यादा दूरी पर होता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को समझते चलिए, ये हमें पता होना चाहिए। एंगल जहां पर भी होगा जितना बड़ा होगा उतना 90 डिग्री के पास होगा। ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं, मान लीजिए आपके सामने जब कोई क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा कि एक ही फिगर में दो एंगल है, एक 60 का है दूसरा 45 का है, तो कई लोग क्या कर देंगे, ये वाला एंगल 60 डिग्री बना दिया और ये वाला एंगल 45 बना दिया। बस क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि जो बड़ा एंगल है वो इधर आएगा, तभी तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। आप देख पा रहे हैं ये वाली जो खड़ा है जो एंगल वो ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए था यहाँ पर, और ये वाला 45 बनना चाहिए था। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी एंगल जितना बड़ा होगा वो 90 डिग्री के उतना ही पास होगा। इस बात को समझते चलिए। अब आइए बात करते हैं इसके बारे में। पहला हमारे सामने है 30 डिग्री, तो टेन थीटा लगाएंगे जब हम इसमें टेन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब कि h अपॉन बी, लंब बटा आधार h अपॉन बी और h अपॉन बी। लंब बटा आधार h अपॉन बी, या फिर ऊंचाई बटा दूरी। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे सामने होती है 1/√3। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस केस में जब टेन ये 30 डिग्री एंगल होगा, जब एंगल 30 डिग्री होगा तब हाइट होगी 1 और बेस होगा √3। इसका मतलब यहाँ पर h की जो वैल्यू होगी वो रेशियो के फॉर्म में 1 मानेंगे और बेस हमारा √3 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं कर्ण की बात करूं, हाइपोटेनियस की बात करें हम, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे हम, इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये जो बाहर निकल कर आएगा वो 2, इसका मतलब हाइपोटेनियस मेरा 2 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं रेशियो के फॉर्म में कि जब भी एंगल 30 डिग्री हो तब h की वैल्यू 1 होगी और बेस की वैल्यू √3 होगी। 45 डिग्री में टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब 1/1, मतलब हाइट भी इस केस में 1 होगी और बेस भी इस केस में 1 होगा। यदि किसी इमारत, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि ये कोई इमारत है, इसकी कुछ दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर बनने वाला एंगल 45 डिग्री है, तो हाइट बताइए। तो आप कहेंगे जब एंगल 45 डिग्री होता है तो बेस और हाइट दोनों एक एक होती है, मतलब दोनों इक्वल होती है। तो अगर बेस 20 है तो हाइट भी कितनी होगी, 20 ही होगा। इतनी बात को समझ पा रहे हैं। 60 डिग्री की अगर बात करें तो 60 डिग्री 30 डिग्री का उल्टा होता है, तो टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में हाइट जो है वो √3 हो जाएगी और बेस 1 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं जब √3 और 1 है तो पहले फिगर में भी √3 और 1 था, इसका मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 45 के केस में हाइपोटेनियस हो जाएगा √3 पाइथागोरस थ्योरम से। इन तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। पहली बात क्या है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, कि 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, जहाँ पर 1 हाइट होगी तो h की वैल्यू 1 और बेस √3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। 45 में दोनों इक्वल होते हैं 1 1, तो ये √2 हो जाएगा। और 60 डिग्री में 30 का उल्टा होता है, तो ये √3 हाइट होगी और बेस 1 होगा और हाइपोटेनियस कितना होगा, 2 होगा। इतनी बात को आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए एक सवाल से आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत बेसिक बात है, सभी जानते हैं इन सब बातों को। आगे जो बात आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, टॉप लिख दे, बॉटम लिख दे, कुछ भी लिख दे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मान लीजिए थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं आपके सामने डिक्टेट कर देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
तो आपके सामने 30 डिग्री एंगल दिया है। डिस्टेंस जो दी है वो आपके सामने दी हुई है कितनी, 500 मीटर, मतलब कि 500 मीटर की दूरी है। और आपसे हाइट मतलब कि ऊंचाई पूछी गई है, टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको, अगर फिगर बनाना आ गया तो आपको सब कुछ बनाना आ जाएगा। तो मान लीजिए ये कोई टावर है, टावर से 500 मीटर की दूरी पर आप इसी प्रकार फिगर बनाएंगे। 500 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। उन्नयन बोल दे या अवनवन बोल दे, हम थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों कंडीशन में एक ही बात होगी, 30 डिग्री का है। तो हमें हाइट बतानी है। हाइट बताएंगे तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हमने देखा था अभी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब एच है, आधार है यहाँ पर 500 मीटर। टेन थीटा मतलब कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 500। टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 500। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं एच इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, जब नीचे वाली वैल्यू रूट में होती है तो क्या करते हैं, नीचे वाले को रूट को हटाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 500√3। √3 को नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर देता हूँ। तब ये क्या हो जाएगा 500√3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा। इस प्रकार आपके ऑप्शन में आपको मिल सकता है। ये भी सही है और यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल को करता, देखिए ये तो हो गई मेथड पूरी की पूरी। अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल को करता तो मैं देखता यहाँ पर 1030 लिखा हुआ है। 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ऊपर वाली हाइट होगी और नीचे वाला बेस होगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और बेस यहाँ पर ये जो है वो कितना हो जाएगा √3। ये रेशियो के फॉर्म में √3 होता है। इसका मतलब √3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई थी 500 मीटर। इस प्रकार करना है आपको। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 से क्या मतलब है कि √3 के मल्टीप्लाई में बाय डिफॉल्ट एक 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय √3। तो मैं देख पा रहा हूँ जो हाइट थी वो मेरी 1 ही थी। तो 1 की जो वैल्यू आई 500 डिवाइडेड बाय √3, यही मेरे इस सवाल का आंसर है। और यही बात यहाँ पर आई थी, आप देख पा रहे हैं। फिर आप चाहें तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक बात है, इस धीरे धीरे आपको सब आने लगेगा। तो इस प्रकार हमें इन बातों को क्वेश्चंस में लगाना है। अब आइए उन इंपॉर्टेंट बातों पर आता हूँ जो बातें हाइट एंड डिस्टेंस में आपको, इनके ऊपर से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अब अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए और बड़े ध्यान से समझिए। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। पहले समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, मान लीजिए θ1 और θ2 दो एंगल हैं। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो इन एंगल को आपस में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं θ1 की वैल्यू निकालूं या θ2 की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे सर दूसरा जो एंगल होगा वो 90 माइनस θ1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल बोल दूं कि मान लीजिए θ1 एंगल जो है वो 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, और θ1 और θ2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो θ2 की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे अगर θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनमें θ1 35 है तो θ2 जो होगा वो 65 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। क्या दोनों का, मैंने गलत कर दिया, दोनों का सम 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 55 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का सम आपको 90 डिग्री करना है, वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये आपके सामने कोई ट्राइंगल दे दिया, ये कॉन्सेप्ट हमें सवालों में लगाना है, इसलिए हम समझ, यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हाइट पूछी जाती है आपसे, मान लीजिए ये h है, ये b है और ये टोटल a है। इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को हम एग्जाम में कैसे करेंगे वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो आपसे अगर कहा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप कहेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 में से इसको माइनस करूंगा तभी तो ये निकल कर आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, तो पहला एंगल अगर
है तो मैं क्या लिखूंगा, टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होता क्या है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझ चुके हैं एंगल का। ये है टेन थीटा, 90 डिग्री पर साइन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा जो बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉट थीटा की वैल्यू होती है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, टेन थीटा होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन। इसका मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा 1 होता है। ये वाली बात भी हम ऑलरेडी जानते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दो कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल एकदम याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ड्राइव नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या सवाल करना है वो हम बात करेंगे। पहली बात क्या, टेन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा 1 होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या सीखना है आगे इस चीज़ से, आइए ज़रा देख लेते हैं कि हम किस प्रकार की बात करने वाले हैं। तो अब आपके सामने मैं वो चीज़ रख रहा हूँ जो इस कॉन्सेप्ट से हमें सीखनी है। देखिए हमारे सामने कोई ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं एक और आपके सामने थीटा बना दे रहा हूँ जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ये इस ट्राइंगल में आपने क्या किया, ये आपकी हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस b है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर a है, ये a है। यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल की वैल्यू नहीं दी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है। ना ही एग्जाम में आपको वैल्यू दी जाएगी, अगर वैल्यू दी होती तो हम आसानी से कर लेते 30-60। मैं तब बात कर रहा हूँ जब आपको बोला गया है कि यहाँ पर एंगल, एक एंगल थीटा है, यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा आपको इन अ ट्राइंगल ABC और D, एंगल C एंड D आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब एंगल D कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपके सामने 90 माइनस थीटा। इतनी बात को समझ गए होंगे। अब पहला छोटे वाले ट्राइंगल में मतलब कि ABD में मैं टेन थीटा लगा रहा हूं आपके सामने, टेन थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा। टेन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए टेन थीटा होता है क्या है, लंब बटा आधार, मतलब कि h अपॉन में b हो जाएगा हमारे सामने। तो टेन 90 माइनस थीटा अभी हमने प्रूफ किया था, ये बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में b, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दीजिए। दूसरा हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABC बड़ा वाला, तो यहाँ पर भी मैं वापस से लगाऊंगा टेन थीटा। देखिए दूसरे वाला जो ट्राइंगल है ABC, इसमें थीटा क्या है, ये है टेन थीटा, और पहले वाले में क्या था 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि h, और बेस क्या हो जाएगा a, तो h अपॉन में a हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर h जो है, पहली इक्वेशन से h क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे h निकल कर आएगा b कॉट थीटा, और दूसरी इक्वेशन से h निकल कर आएगा a टेन थीटा। ये दूसरी इक्वेशन, तो h और h, यहाँ पर h इक्वल है तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे b कॉट थीटा, या फिर इसको आप ऐसे रखिए, हमें जैसे h की वैल्यू निकालनी है, h की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि h की वैल्यू बताना है हमें इस सवाल में डायरेक्ट, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, हमने देखा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों बातें हम प्रीवियस पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू है आपके सामने वो क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे टेन थीटा जो हमारा था h अपॉन ए था, टेन थीटा h अपॉन ए, इंटू कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था हमारा h अपॉन बी, इज इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हैं h इंटू एच, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू बी, ए बी, बराबर h बराबर यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी।
तो यहाँ से हमने क्या ड्राइव किया, हमने ये देखा कि जब किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर दो एंगल हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ए और वी की आपको वैल्यू दे दी जाए और आपसे अगर एच की वैल्यू पूछ लेगा तो एच इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या होगा, अंडर रूट में ए बी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में ए बी। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू हम तब भी निकाल सकते हैं जब हमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए आपसे बोल दे कि ए सी एंड डी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 9 है, तो आपसे पूछ लेगा बताइए हाइट क्या होगी। तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे ही आएगा तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 9। तो यहाँ पर 4 का 2 बाहर निकलेगा और 9 का 3, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर या 6 फीट जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि जब इस प्रकार आपके सामने सवाल आ जाए। दूसरा सवाल, दूसरा कॉन्सेप्ट अब समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और सवाल भी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है हमारे सामने। मान लीजिए ये हमारी कोई बिल्डिंग है या मीनार है, जैसा भी आपसे बोल दिया जाता है, और ये कोई छोटी मीनार या चट्टान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं पूरा फिगर आपके सामने बना देता हूँ। ये हाइट h है, कैपिटल H पूरी हाइट है। इस चट्टान की जो हाइट है वो स्मॉल h है, छोटी है, इसलिए हमने इसको स्मॉल h नाम दिया। ऊपर वाला जो एंगल है वो x है और नीचे वाला जो एंगल है वो है y। आप देख पा रहे हैं इस केस में जो बेस है वो दोनों जगह सेम है, तो अगर मैं बेस को b दे देता हूं तो यहाँ पर भी बेस क्या होगा, b। इससे पिछले वाले उसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि जब दोनों ही केस में हाइट बराबर हो, आप जब क्वेश्चंस को करेंगे, जब मैं करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोनों ही केस में हाइट बराबर है जबकि एंगल अलग अलग है, और इस केस में क्या है आप देख पा रहे हैं हाइट इक्वल नहीं है, कैपिटल एच और स्मॉल एच, लेकिन बेस इक्वल है। तो इस केस में क्या करना है हमें, डायरेक्ट एग्जाम में इससे पूछा जाता है सवाल। तो जो यहाँ पर कैपिटल एच की आपसे वैल्यू पूछी जाती है वो वैल्यू होगी हमारे सामने एच कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ये हमारा जो फॉर्मूला जब हम ड्राइव करेंगे कैपिटल एच अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, जहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू आपको दी रहेगी, तब कैपिटल एच की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, स्मॉल एच मतलब कि ये वाली हाइट इंटू कॉट एक्स मतलब ये वाला एंगल, डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको ड्राइव करवा देता हूँ। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से हैं, एक तो ऊपर वाला जिसमें कि थीटा की वैल्यू x डिग्री है और नीचे जिसमें थीटा की डिग्री y वैल्यू है। तो पहला एंगल, पहले में मैं क्या लगाऊंगा, कॉट x इज इक्वल टू, कॉट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, अपोजिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे आधार मतलब कि बेस अपॉन में लंब मतलब कि ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई और इंग्लिश में बोलें तो हाइट। बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेस यहाँ पर b है और हाइट कितना है, आप कहेंगे सर इस वाली ट्राइंगल की अगर हम बात करें इसकी यहाँ से, तो टोटल हाइट h थी, लेकिन हमारी हाइट इस केस में इतनी है, मतलब कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h, टोटल में से यहाँ तक की में से ये वाली हाइट घटा दूंगा तो इतनी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हमारी आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं इस केस में स्मॉल b इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कॉट एक्स। ये हमारे सामने हो जाएगा, इससे ये ड्राइव हुई है। ठीक है, तो स्मॉल b की वैल्यू आ गई। दूसरे केस में मतलब कि दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल में मैं लगाऊंगा कॉट y, कॉट y इज इक्वल टू फिर से आधार बटा ऊंचाई, आधार हो जाएगा b और ऊंचाई हो जाएगी इस केस में कैपिटल H। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कैपिटल H कॉट y की y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या करना है, हमें हाइट चाहिए, तो दोनों ही केस में b इक्वल है तो b इक्वल टू b रख दूंगा मैं यहाँ से। b की वैल्यू पहले केस में क्या है, h माइनस h इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू, दूसरे केस में b की वैल्यू है h कॉट y, क्योंकि b इक्वल है इसलिए रखा मैंने। कैपिटल H की वैल्यू चाहिए, गुणा कर देता हूं, h कॉट x
माइनस एच कॉट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच कॉट वाई। कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए तो एच एच वालों को एक साइड रख लूंगा, कैपिटल एच कॉट एक्स माइनस कैपिटल एच कॉट वाई इज इक्वल टू स्मॉल एच कॉट एक्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैं h को अगर कॉमन ले लूंगा तो कॉट एक्स माइनस कॉट वाई बच जाएगा, तो h इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस कॉट वाई इज इक्वल टू एच कॉट एक्स। तो कैपिटल H की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्मॉल एच कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ चुके होंगे आप। यहाँ पर देखिए, और जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही बातें सेम है। तो हमने ड्राइव करके ये सीखा कि इस केस में जब बेस सेम होता है और ऊपर नीचे दो एंगल बनते हैं तो कैपिटल एच की जो वैल्यू आती है वो स्मॉल एच कॉट एक्स। देखिए स्मॉल एच ये है, स्मॉल एच कॉट एक्स ऊपर वाला एंगल, तो स्मॉल एच इंटू कॉट एक्स ऊपर वाला एंगल डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। किसी केस में अगर ये ऐसा हो जाए कि कॉट एक्स की वैल्यू छोटी हो जाए कॉट वाई से तो ये पूरी चीज माइनस में आ जाएगी। उस केस में क्या करना है आपको, इन दोनों को पलट देना है, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स कर देना है। मतलब वैल्यू जब भी माइनस में आए तो कभी भी इसको माइनस में नहीं करना है, उस वैल्यू को अपने आप पॉजिटिव कर दीजिए आप, आपका आंसर गलत नहीं होगा। मतलब नेगेटिव आने पर भी आंसर को पॉजिटिव मानकर चलना है। तो ये क्यों बताया मैंने, ये वाली चीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर यही वाली चीज टेन के फॉर्म में पूछ ले, वैसे एग्जाम में टेन के फॉर्म में पूछते नहीं है, तो जहां जहां मैंने कॉट एक्स कॉट वाई लगाया है आप टेन एक्स टेन वाई लगाएंगे तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, एच टेन वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई माइनस टेन एक्स। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉट एक्स था, ये टेन वाई हो गया, क्योंकि हमें पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन में निकालेंगे तो यही फॉर्मूला निकल कर आने वाला है। आप चाहें तो आप इसको प्रोसीजर से फॉलो कर सकते हैं। ये टेन के फॉर्म में है, ये कॉट के फॉर्म में है, सॉल्व करेंगे वैल्यू दोनों सेम ही आएगी। एग्जाम में अधिकतर कॉट के फॉर्म में पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को रट लें, याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस पर हम एक सवाल करके देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें ये दिया हुआ है, पहले फिगर हम बना लेते हैं। रेड पेन से जो लिख रहा हूं मैं आपके सामने वो गिवन वैल्यू है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री आपके सामने, हमें दिया हुआ है जो स्मॉल एच मेरा है 30 डिग्री, हम सॉरी 30 डिग्री नहीं 30 मीटर। स्मॉल एच की जो वैल्यू है वो 30 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर बी तो सेम ही है, ये बी है और ये भी क्या है, बी है। तो आपसे कैपिटल एच पूछा गया है, कैपिटल एच की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को, कुछ लोग तो क्या करेंगे, फंक्शन लगाकर हम कर सकते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है। तो इस प्रकार के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करें, मैं दोनों ही तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्मूले से अगर मैं करता तो h इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में लगा दीजिए या कॉट के फॉर्म में लगा दीजिए, दोनों हमारे लिए सेम ही है। क्या हो जाएगा, ये स्मॉल h 10y डिवाइडेड बाय 10y माइनस 10x। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम में फॉर्मूले से क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है। फॉर्मूला हमने डायरेक्ट रटा नहीं है, अच्छे से ड्राइव किया है। एच की वैल्यू यहाँ पर 30 है, 10y। अब y का मतलब क्या था, हमने क्या देखा था कि ऊपर वाला एंगल हमने x माना था और नीचे वाला एंगल y माना था। उसी प्रकार हमें करना है। अभी आप कंफ्यूज ना हो x y कौन सा, तो 10y लिखा है मतलब नीचे वाला एंगल हमें बताना है। 10 के केस में एंगल नीचे वाला रहेगा, कॉट होता तो एंगल ऊपर वाला यहाँ पर आता। तो 10y का मतलब क्या है, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। कॉट होता तो ऊपर वाला एंगल लेते, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे सामने,
30 इंटू 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 1060 √3 माइनस 1030 √3 1 बाय √3। सॉल्व करेंगे 30 √3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा √3 से √3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 15 बार कटेगा 45 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैपिटल जो एच की वैल्यू है वो आपके सामने कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर या 45 मीटर यहाँ पर ये आ जाएगा मीनार की जो भी ऊंचाई हमसे पूछी जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सवाल का उसको भी आप देख लीजिए। ये तो पहला तरीका हो गया डायरेक्ट एच से। इस तरीके की इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको एसएससी के एग्जाम में कि बताइए एच क्या होगा, तब आपको एच इस प्रकार दिया जाता है यहाँ पर एच कॉट एक्स डिवाइडेड बाय आपका आंसर होता कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। डायरेक्ट ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ता। अभी देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो हमें पता है ये 1 होगा और ये जब 1 होगा ये √3 होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3, जहाँ पर ऊपर वाली हाइट है और नीचे वाला बेस है, तो हाइट 1 और बेस √3। 60 डिग्री में क्या करूँगा, 60 डिग्री में हाइट क्या होगी, 1060 का मान होता है √3, मतलब इसके बाय डिफॉल्ट 1 है, ऊपर वाला हाइट होगा और नीचे वाली बेस होगी, तो हाइट कैपिटल एच होगी √3 पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक, और बेस क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले केस में जो बेस था वो √3 था और दूसरे केस में बेस क्या है 1 है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि बेस तो दोनों केस में b होना चाहिए था सर, बराबर होना चाहिए था, इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो करते हैं वो हमें ये करना पड़ता है कि इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है। ऊपर √3 है नीचे 1 है, तो 1 को √3 बनाना आसान है, इसलिए इस 1 में भी √3 का गुणा कर देते हैं, जिससे ये 1 भी बन जाता है √3। अब देखिए हमने बेस को बनाने के लिए 30 डिग्री वाले को देखते हुए 60 डिग्री वाले के बेस में √3 का गुणा किया है, तो आप क्या करेंगे 60 डिग्री की हाइट में भी आपको √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री की हाइट क्या थी √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब सारे रेशियो बराबर हो गए, हाइट जो है वो टोटल हाइट 3 हो गई है, छोटी हाइट 30 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो बेस है आपका वो पूरा √3 है, ये भी √3 और ये भी √3, और इस वाले ट्राइंगल की 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है 1, तो आप कहेंगे टोटल हाइट 3 है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1 है, तो ये वाली जो हाइट है वो 3 - 2 2 हो जाएगी। 3 - 1 ऊपर 1 घटा दिया, टोटल 3 में से 1 को घटा दिया 2। अगर ये 2 है तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2 बराबर दिया है 30 के, 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार इससे कट जाएगा, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 15 मीटर आ जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि रेशियो के फॉर्म में जो टोटल हाइट थी वो हमारी 3 आई थी, 3 का जब 15 में गुणा करूंगा तो फिर से कितना बन जाएगा, ये 45 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस बात पर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में और भी चर्चाएं होंगी, रेशियो से इन सवालों को करना अभी हमारा था सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बताने का मोटिव है, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट और आपके सामने रखता हूँ जो कि आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी इस प्रकार के जो सवाल है वो काफ़ी सारे मैं क्लास में ही करवा दूंगा आपको। आइए अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अगर आपके को दे दिया जाए कि मान लीजिए ये कोई बेस है हमारा, बेस से हाइट h पर, बेस से ये कैपिटल H हाइट है, कैपिटल H हाइट से यहाँ पर एक स्मॉल h हाइट से उन्नयन कोण जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण, ऊपर जो है हमने अल्फा माना है हमेशा, ये अल्फा एंगल है। अब इसी चीज का ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका मान लीजिए नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वाटर है नीचे, तो ये जो हमारी एच हाइट की मीनार थी इसका नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ वो इसका प्रतिबिंब है नीचे, ये नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। एच हाइट से ये वाला जो एंगल है वो एंगल बीटा है। एक बात को समझिए, ये जो एंगल है वो यहाँ बेस से नहीं बन रहा है, क्योंकि बेस से बनता तो दोनों केस में हाइट बराबर हो जाती और एंगल भी बराबर हो जाते। ये एंगल एच हाइट ऊपर से है, हमारा जो इंसान है वो यहाँ से देख रहा है कि ये टोटल मीनार की हाइट यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे तक एच थी, ऊपर से नीचे तक क्या थी
एच थी, इसका जब प्रतिबिंब बना वो नीचे बन गया बीटा एंगल के साथ। ये वाली जो बेस है हमारा, बेस यहां से लेके यहां तक जो बेस है उसकी लेंथ बी है। अगर आपसे इस केस में एंगल देकर हाइट पूछ ली जाए, कैपिटल एच की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो इस केस में कैपिटल एच जो होगा वो स्मॉल एच इंटू कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा होगा। ये डायरेक्ट एच की वैल्यू होगी अगर एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। कैसे सर? ड्राइव अगर मुझे करना है, मैं ड्राइव करके आपको एक बार बता देता हूँ। पहले वाले ट्राइंगल में कॉट अल्फा लगाता हूँ। कॉट अल्फा मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? आधार गुणे में ऊंचाई। आधार क्या है? बी, और ऊंचाई क्या है? टोटल ऊंचाई एच थी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली घटा दूंगा तो इतनी हाइट आ जाएगी। तो टोटल जो ऊंचाई है वो एच माइनस एच आ जाएगा। दूसरे केस में कॉट बीटा की अगर मैं बात करूं तो फिर से आधार बी और ऊंचाई क्या होगी? तो आप देख पा रहे हैं ऊंचाई होगी क्या? टोटल ये एच थी, ये बी है। तो एक बात बताइए, कई लोग क्या यहाँ पर गलती कर देंगे, आप कहेंगे जितना एच होगा उतना ही नीचे वाला होगा, लेकिन ये अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये गलती हो जाती है। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ, यहीं से वाटर शुरू हो जाता है, पानी यहाँ से शुरू हो जाता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ से लेकर ऊपर तक का बनेगा, यहाँ से लेकर ऊपर जितनी भी हाइट है। और तो नीचे तक यहाँ से प्रतिबिंब बनना शुरू होगा, तो देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये जो हाइट है, ये जो हाइट थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यही इसकी हाइट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो टोटल अपन आपकी जो हाइट थी वो इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी? एच प्लस एच। अगर ये टोटल हाइट है, ये अगर टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रतिबिंब बन जाएगा जितना ऊपर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जितना ऊपर है, इस बात को ध्यान से समझिए, जितना ऊपर है उतना नीचे तक प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब ऊपर अगर कैपिटल एच हाइट थी तो यहाँ पर भी कैपिटल एच हाइट है। लेकिन ये जो ट्राइंगल है हमारा वो यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब कैपिटल एच तो है ही है, प्लस उसमें ये स्मॉल एच भी जुड़ेगा ये वाला, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका मतलब इस केस में जो हाइट होगी वो हमारी हो जाएगी h प्लस एच। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ चुके होंगे। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं देखूंगा b इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस एच इंटू कॉट अल्फा, और यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस एच इंटू कॉट अल्फा, कॉट बीटा, सॉरी। b और b को जब आप इक्वल रखेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आप ये वाली इक्वेशन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एफर्ट आपको पसंद आएगा। कल हम क्वेश्चंस को करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच।